आदाब हैदराबाद। आदाब नाजरीन, दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात में सभी नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अदाकारी की दुनिया का एक ऐसा जाना पहचाना नाम जिसने हैदराबादी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर फिल्मी शायकीन के दिलों में बसने वाली वो महान हस्ती, वो महान अदाकारा आज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रीति निगम जी। उनसे आपकी हमारी मुलाकात हो रही है, हम खैर मकदम करते हैं। प्रीति जी, आप आई, बड़ी खुशी हो रही है। नाजरीन को सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप यादगिरी चैनल यानी दूरदर्शन जी की वो यादें आप ज़रूर ताज़ा कीजिए। यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? अरे, यहाँ पर आकर कुछ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूरदर्शन जो हमारे लिए है, ये मायका है मेरे लिए। अच्छा। तो मैं तो यही महसूस करती हूँ कि मैं अपने घर में बैठी हूँ तो मैं बिंदास बैठ के बात कर सकती हूँ। ये मेरा घर है, यहाँ से हमारी शुरुआत है। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ से हम शुरू हुए हैं। मैं याद करूँगी तो 1988 जी 88 में ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था। रामंतापुर जो बिल्डिंग हम जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था और सीएम जो है एन.टी. रामाराव साहब थे। और उस टाइम पर मैं बहुत ही कम उम्र में हमारा जो ग्रुप है, हम यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस दिए थे। अच्छा। डांस परफॉर्मेंस हमारा हुआ था। तो उसके बाद कंटिन्यू हमारी जर्नी होती रही। यहाँ पर मैं प्ले भी कर चुकी हूँ। अच्छा। तेलुगु प्ले किए हैं और उर्दू प्ले भी हम कर चुके हैं यहाँ पर। वैसे आपने एक्टिंग फील्ड में जी काफ़ी लंबी रेस खेली है। हाँ। जब आप याद करती हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमारे नाज़रीन को बताइए। वैसे मैं ये कई बार बोल चुकी हूँ कई बार कि भाई दूरदर्शन जैसे हम बोले यहाँ पर बेसिकली डांस से हम शुरू हुए हैं। तो कथक, कुचिपुड़ी, ऑल इंडियन फोक डांसेस सभी, मतलब परफॉर्मेंस के लिए ऑल ओवर इंडिया, बाहर कंट्रीज़ में मैं बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ। और दूरदर्शन में पहली बार जो हम डांस के लिए सिलसिले में भी यहाँ पर आए थे, उसके बाद एक्टिंग के लिए भी यहाँ पर आए। और सबसे पहले मैं स्टेज पर पंडित जगत जीवन, जो हैदराबादी बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुत अच्छे दर्शक रहे हैं, स्टेज के डायरेक्टर जो स्टेज प्ले करते थे हम, जिसमें आयशा जी, अच्छा। आयशा जलील, हमारे फादर गोवर्धन राज पंडित जी, अनिल कुमार, बहुत बड़ा ग्रुप उनका रहा है जो हम स्टेज पर प्लेस किया करते थे। अच्छा। वहाँ से धीरे धीरे शुरू हुआ, कहीं एक्टिंग के लिए, कहीं तेलुगु में खासकर वहाँ पर इंट्रोडक्शन मेरा हुआ पहली बार। उसके बाद जैसे हमारा शुरुआत हुई तेलुगु में, फिर मैं DD2 चैनल शुरू हुआ था जिसमें पतझड़ नाम का सीरियल जो पहली बार हैदराबाद से टेलीकास्ट हुआ था। अच्छा। यहाँ से गया था वो सीरियल, जिसमें शेफाली छाया, मोहन भंडारी, शगुफ्ता अली, ये सब कास्टिंग, अच्छी कास्टिंग रही वहाँ उसमें। अच्छा। तो उसमें भी बहुत अच्छा किरदार मेरा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने पहले तो शुरुआत की थी डांस जी, फिर उसके बाद आप जुड़ी ड्रामे से यानी प्ले से। हाँ जी। जो फिल्मों में आपका जो दाखिला हुआ वो किस तरह? ये क्या है, एक्टिंग एक अलग, मैं इसको कोई एक अलग दायरा नहीं बनाती हूँ। एक्टिंग एक ही दायरे में है, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म हो। तो कभी हम टीवी में काम कर चुके हैं, कभी फिल्म में। और फिल्म में मेरी पहली बार जो एंट्री थी वो थी हिंदी में एक्चुअली। अच्छा। हरी भरी फिल्म, श्याम बेनेगल साहब की फिल्म थी। तो टचवुड मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। अच्छा। क्योंकि एक ऐसे लेजेंडरी डायरेक्टर वो हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो एक स्टेज शो पर उनको इनवाइट किया गया था, सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री वहाँ पर बैठी हुई है, अमिताभ बच्चन साहब बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं। वो जब स्टेज पे चढ़ रहे हैं तो वो हर कोई उठकर स्टैंडिंग ओवेशन उनको देने लगे। तो मैं तो इतनी मतलब अंदर से खुश हुई, क्योंकि वो इंसान जो कि इतना डाउन टू अर्थ रहते हैं, वो कभी किसी भी एंगल में आपको घमंड उनमें नहीं दिखेगा। इतना मैं काम कर रहा हूँ, बस काम पे ही तवज्जो उनका रहता है हमेशा।
तो उनके साथ मैं काम करी हूँ। वो हमारे घर पे तशरीफ़ लाए कई बार। अच्छा। और आपको तो मालूम है कि हैदराबादी खट्टी दाल अक्सर मशहूर लोग मशहूर हैं। तो हमारे अम्मी की जो खट्टी दाल, उनके हाथ की जो खट्टी दाल थी, वो श्याम बेनेगल साहब को बहुत पसंद थी। तो वो खट्टी दाल के लिए भी वो हमारे घर आया गरीब करते खाने तशरीफ़ लाया करते थे। जब भी यहाँ पर शूटिंग होती थी तो प्रिफर करते थे कि अरे प्रीति मम्मी कैसे हैं, सबके लिए पूछते हैं और आना। अभी भी मैं फ़ोन में टच में रहती हूँ श्याम बेनेगल साहब से। यानी तो वो मेरी पहली एंट्री थी हरी भरी। उसके बाद फिर उनके साथ मैं और भी काम कर चुकी हूँ मैं। कई फिल्म्स में उनके साथ, सीरियल भी उनका एक संक्रांति नाम का सीरियल उनका बना था। उसमें भी मैं काम करी थी। सदाशिव अमरापुरकर साहब भी उसमें आर्टिस्ट थे हमारे साथ। अच्छा। हाँ, वो ससुर और मैं बहू। जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे तेलुगु में सबसे पहला तेलुगु फिल्म सबसे पहली मेरी थी स्टूडेंट नंबर 1। अच्छा। जूनियर एनटीआर और जूनियर एनटीआर में हम भी स्टेज पे साथ में डांस कर चुके थे। मतलब क्लासिकल डांस जब किया करते थे उस टाइम की बात है ये। बस वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो दूरदर्शन से सिलसिला शुरू हुआ तो काफ़ी लंबा चला और अभी भी चल रहा है। इतना घूम के वापस अपने मायके आना तो बहुत खुशी की बात है। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, वो कौन से फैक्टर रहे हों जो आप इंडस्ट्री से जुड़ी या फिर एक्टिंग की तरफ आप राग़िब हुई? सही देखा जाए तो हमारे फादर, जो हमारे अब्बा हुजूर थे, गोवर्धन राज, वो एक प्रोफेशन उनका टीचिंग प्रोफेशन में रहे और रिटायर्ड भी टीचर के दर्जे से ही रिटायर्ड हुए। तो वो प्लेस किया करते थे। अच्छा। तो हम चोरी छुपे जाकर, एक स्कूल में रिहर्सल उनकी होती रहती थी, तो रिहर्सल हम वो खिड़की में से चोरी छुपे थोड़ी सी खिड़की खोलना और वो प्रैक्टिस हम देखते थे। अब बच्चे अंदर आएंगे तो रिहर्सल उनकी डिस्टर्ब होती, डायलॉग्स उनको, क्योंकि आजकल कई बार क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट सीरियल्स की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत लोड ज़्यादा है, तो वो लोड की वजह से क्या होता है, प्रॉम्प्टिंग पे काम चलता है आजकल। तो उस टाइम पे प्रॉम्प्टिंग तो होती नहीं थी, तो आपको डायलॉग तो करना ही करना है, आपको अपने आप ही बोलना है डायलॉग वहाँ पर, और आप डायलॉग भूल गए तो फिर पूरा प्ले ख़राब हो जाता है। एक डायलॉग से उसका कनेक्टेड सीन होता है या फिर उसका काउंटर डायलॉग सामने वाले का होता है। अगर ये आर्टिस्ट अगर डायलॉग नहीं बोल सकता या भूल गया, ब्लैंक हो गया, तो प्ले वहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो 1 महीना 2 महीना वो लोग प्रैक्टिस रिहर्सल ही करते थे। अच्छा। इतना डायलॉग की प्रैक्टिस हो जाती थी कि वहाँ पर जाने के बाद में पानी की तरफ डायलॉग उनको याद हो जाते थे, तो फटाफट डायलॉग्स बोलने लग जाते। तो हम लोग चोरी छुपे वो रिहर्सल देखते थे। तो वो देखते देखते जैसे हमको फिर उसमें जो हमारे अनिल कुमार आर्टिस्ट जो उसमें रहे हैं, मैं ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, अनिल कुमार जो है हमारे सबसे पहले गुरु रह चुके हैं मेरे लिए, ख़ासकर कथक है, कुचिपुड़ी है, ये सब उनके साथ में। वो वहाँ से इफ्तिदा हुई कि भाई आप चलिए, आप बच्चों को डांस क्यों नहीं सिखाते, कम से कम मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा। तो हम उनको राखी भी बांधते थे। हमारे अम्मी भी जो है उनको सबसे घर का बड़ा बेटा मानते थे। अच्छा। तो अभी तो वो माशाल्लाह यूएस में रह रहे हैं, क्लासेस वहाँ लेते हैं। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई पहले। उसके बाद मेरे प्रीति डांस भी अच्छा कर रही है, इसमें मतलब एक्सप्रेशंस जो है डांस के लिए बहुत अच्छे कर लेती है, तो प्ले में क्यों नहीं ले सकते हम? अच्छा। क्योंकि वहाँ पर कैरेक्टर की ज़रूरत थी। मुझे याद है शहनाज आर्टिस्ट हमारे जो है हैदराबाद से, शहनाज में हम लोग खालिद की खाला प्ले हम करे थे पहले। भावना है, खालिद की खाला है, तो बहुत मज़ा आता था, मगर 1 से 2 महीने तक हमको रियाज़ करना पड़ता था। तो वो रियाज़ के टाइम पे जो डायलॉग्स हमको प्रैक्टिस करना, वो अब नहीं है। तो वैसे वहाँ से जर्नी हमारी शुरू हुई। और तेलुगु में तो जैसे आपको बोले हम कि तेलुगु उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ, और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद में मैं उर्दू फिल्म्स करी हूँ। लेकिन प्रीति जी, एक सवाल यहाँ पर जुड़ता है, जैसा आपने बताया आपके वालिद मोहतरम जो प्ले करते थे, रिहर्सल देख देख के आपको भी एक शौक़ पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप जुड़ गई एक्टिंग से। हाँ। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि जो रिहर्सल होते थे जी, और आज वो नहीं रहा। हाँ। तो रिहर्सल करने के बाद जो प्ले में और आज के दौर में जो प्लेज होते हैं या फिर आप सीरियल करती हैं जो प्रॉम्प्ट होता है, तो इसमें आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? जब प्रॉम्प्टिंग नहीं होती है तो आप
कैरेक्टर और आप अलग नहीं होते, कैरेक्टर ही आप होते हैं। तो इतना इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाता है कि कई बार जहाँ तक मैं जानती हूँ, भावना सीरियल भी जब हम करते थे तो उसमें कई रोने वाले सीन थे, बहुत इमोशनल सीन्स थे उसमें। कोई आर्टिस्ट ग्लिजरिन नहीं लगाता था तब। अच्छा। हाँ, और इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता सीन में, ऐसे लगता था कि भावना कोई और नहीं मैं ही हूँ, या माया कोई और नहीं मैं ही हूँ। तो वो इन्वॉल्वमेंट, डायलॉग्स जब आपको याद करके कोई बोल रहा है बाजू से, सुन सुन के बोलना है, तो आप कैरेक्टर में इन्वॉल्व उतना नहीं होते जितना कि आप प्रैक्टिस से होते हैं। कोई भी काम करो आप जैसे ड्राइविंग आप करेंगे, आप हमेशा देखते रहते कहीं कोई पुलिस तो नहीं है, या मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, या मैं कोई, तो आप डर डर के चलाते। जब आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाती तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने रूल्स फॉलो होते हुए स्मूथली आपकी जर्नी हो जाती है। तो वैसे ही आप अगर जितना प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा होता है। तो प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है आपके परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल, लेकिन फिर आज नहीं हो रहा है क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता। क्योंकि देखिए इतना हर चीज़ में बदलाव आ गया है, तो वो हिसाब से जो दौर गुजर चुका है जी, वो वाकई जो है वो दौर नहीं सकता, वापस आ नहीं सकता। और दिली ख्वाहिश तो ये रहती है कि वो दौर वापस आए, क्योंकि वो दौर मैं बताऊँ ना, बहुत खूबसूरत गोल्डन पीरियड रहा है वो। क्योंकि हम पुराने लोगों के साथ भी काम करे हैं, हमारे साथ के जो लोग थे उनके साथ भी काम करे हैं, और अब जो नया जनरेशन जो अभी है उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह बाद के जो छोटे बच्चे अभी आ रहे हैं उनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ। मतलब काफ़ी जनरेशन के साथ, हम कम से कम 3 जनरेशन 4 जनरेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि तब में और अपने में क्या फ़र्क है, तो उस टाइम पे जो था, मैं आपको बताई हूँ कि वो प्रैक्टिस जो रहती थी, आप में परफेक्शन ज़्यादा होता था। अब जो हो रहा है, क्योंकि टाइम परमिट नहीं कर रहा है, हर कोई भाग रहा है। क्यों भाग रहे हैं हमको खुद को नहीं मालूम है लेकिन आप देखिए, आप अपने दिल पे हाथ रखकर पूछेंगे तो हर कोई भाग रहा है, लेकिन क्यों भाग रहा है किसी को नहीं मालूम है। पैसे के लिए, लेकिन जिस पैसे के लिए हम भाग रहे हैं वहाँ सुकून है, तसल्ली है, नहीं है। लेकिन पैसा भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन जो रेस में हम भाग रहे हैं, उस रेस में हम बहुत थक रहे हैं एक्चुअली। उम्र से पहले बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए। सही बात है। उम्र से पहले बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, डिसीजेस जो बढ़ रहे हैं आजकल। पहले आपको याद होगा कि कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद में, सिटी में कभी नहीं था, दूर कहीं रहता था। तो आज जो है ये कई तरह के नमूने के जो बीमारियां जो आ रही हैं अभी, वो पहले नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोग साफ दिल के थे, आपका जो एटमॉस्फेयर था, जो मतलब नेचर भी आपको जवाब दे रहा है, समझिए। तो उस टाइम की बात जो थी वो आज किसी भी चीज़ में नहीं है, ना ही खाने में है, ना लोगों में है, ना ही आपकी जो तमीज़ तरबियत जो थी वो भी लोगों में आपको गायब होती दिख रही है अभी। सही हैदराबादी जो तमीज़ भी जो रही है, आपको पुराने लोगों में रहेंगी, नए लोगों में नहीं रहेंगी। तो हर तरह से चेंजेस आया है, फिज़िकली चेंज है, आपका मौसमी दौर तो आप देख ही रहे हैं कि हमको कितना मतलब नुकसान हमको हो रहा है। बेशक। तो आप एक्टिंग के दौर में भी अगर पूछेंगे तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हमको हर रोज़, पहले हम दूरदर्शन में जब काम करते थे, सबसे पहला सीरियल मैं आपको याद दिलाऊं, सबसे पहला डेली सीरियल जो था दूरदर्शन का, ऋतुरागालु था। तो ऋतुरागालु जो है हमारे श्रीकांत प्रोडक्शन से मंजुला मैडम, जो हम आज भी उनको अम्मा बुलाते हैं, तो उनके पास से हम शुरू हुए हैं दूरदर्शन का जो प्ले था सीरियल। तो डेली सीरियल में कई आर्टिस्ट काम कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम डेली माइक लगाकर हम डेली अपने डायलॉग्स बाय हार्ट करते थे, उसके बाद हम अपने डायलॉग डिलीवर करते थे। तो बहुत मज़ा आता था। और आज भी हमारी एक फैमिली बनी हुई है, उसमें जो फादर का रोल करते थे आज भी हम उनको डैडी बुलाते हैं। तो वो खुलूस जो प्यार वो था वो अब नहीं है, अब सिर्फ मैकेनिकल लाइफ है, सिर्फ आए अपना काम करें, कमर्शियली ज़्यादा सोचते हैं, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो तब से अब में जो चेंजेस हैं वो यही है कि वो ज़माना बहुत अच्छा था, गोल्डन पीरियड था। अब हम सिर्फ भाग रहे हैं। जब हम 1-2 दिन में 1 एपिसोड करते थे और आज हम 1 दिन में 2 एपिसोड करते हैं। तो प्रॉम्प्टिंग हमको लेना ही पड़ता है, क्योंकि स्क्रिप्ट भी कई बार हमको तब का तब मिलती।
अच्छा। हाँ, जब आती स्क्रिप्ट कई बार, क्योंकि लाइन उनको ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से लिखना पड़ रहा है आजकल। क्योंकि आपको आप देखेंगे, आप पूछेंगे चैनल में तो यही रहता कि टीआरपी रेस बहुत हो गई आजकल। टीआरपी, कौन से सीरियल की टीआरपी कितनी है, कौन से सीरियल चैनल की टीआरपी कितनी है, ये टाइम पे प्राइम टाइम है, ये टाइम पे आफ्टरनून स्लॉट है, इतनी रेस है अभी। वो पीके में बोलता है ना, बहुत गड़बड़ है बड़ा बस बिल्कुल गड़बड़ है, लाइफ में सब गड़बड़ है अभी। तो वो रेस में हम भाग रहे हैं। तो तब और अब में फ़र्क इतना ही है कि हम काम कर रहे हैं। मज़ा तब आता था, अब हम काम कर रहे हैं। सही है। तो नाजरीन, हम आपको बता दें कि अभी जैसा प्रीति जी ने बताया कि स्क्रिप्ट स्पॉट पे मिलती है, हाँ। तो इस नज़रिए से आर्टिस्ट को कुछ करने का मौका बहुत कम मिलता है। उसमें भी आर्टिस्ट सभी कोशिश करते हैं कि अपना 100% हम दे सकें। पूरी कोशिश सभी की लगी रहती है और पूरी कोशिश रहती है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दें। उसमें हम पहले कम से कम सीन सुनेंगे, हम कम से कम, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग लेने के लिए भी आपको पहले सीन मतलब समझना होगा, सुनना तो चाहिए कि वे आगे क्या बोलने वाले हैं, तो सुनेंगे तो ही प्रॉम्प्टिंग ले सकते हैं तब। सही है। अगर वक्त नहीं है तो फिर आप क्या करती हैं? मतलब जैसे स्पॉट पे आप कभी लेट भी हो जाता है, जिस तरह आप शेड्यूल में पहुंची भाई फौरी तौर पे, तो तब तो आपको थोड़ा सा दिक्कत पेश आती होगी, मुश्किलात तो आते होंगे। बस रोज का यही सिलसिला है। आप पहुंचने के बाद में आप तैयार होते हुए सुन रहे हैं कई बार सीन, मगर हमको दिमाग से ज़्यादा कान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अभी सुन रहे हैं और फिर प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग पे बोल रहे हैं। एक बात यहाँ पर जुड़ती है कि भाई आपका जो एक्सपीरियंस है जी, वो स्क्रीन पर दिखाई देता है जी। वरना होता ही है कि अगर नया आर्टिस्ट हो, हाँ। अगर स्क्रिप्ट सुनने में ही वो बेचारा वक्त बिता देगा, उसके बाद एक्टिंग क्या करेगा? हाँ, वो दिक्कत तो डेफिनेटली होती है थोड़ा। इसीलिए कई बार क्या हो जाता है कि आपको एक आध बार टेक, आपको 1 मोर टेक लेना ही पड़ता है। फिर कभी 2 बार टेक हो जाता है, 3 बार हो जाता है, तो नंबर ऑफ टेक्स हो जाते हैं कई बार। सही बात। हाँ, थोड़ा प्रिपरेशन, जैसे हम पहले ही बोले आपको कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिल्कुल, किसी भी चीज़ के लिए। सही बात है। खाना भी आप बना रहे हैं तो कहीं चुरके लग जाते हैं पहले आप देखिए घर में जितनी भी लेडीज़ खाना बनाती हैं तो नया नया जब बना रहे होते हैं तभी भी चुरके लग जाते हैं, कई बार बाद में भी लगते हैं। मगर आप शुरुआत में जो एहतियात नहीं कर पाते, समझ नहीं, वो धीरे धीरे जब समझ में आता है तो काम में भी परफेक्शन आता है और अपने आप भी आप मतलब एहतियात करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हैदराबादी मूवीज़ की। जी। तो वैसे तो आपने शुरुआत की थी स्टेपनी से पहले भी आपने एक फिल्म की थी। हाँ, लेकिन इनकी ऐसी की तैसी। हाँ, इनकी ऐसी की तैसी, जी। उसमें आप बनी थी मुशाहिदा। हाँ। लेकिन बाद में स्टेपनी में समीना का जो कैरेक्टर था, हाँ, जो डिज़ाइन किया गया, हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बखूबी निभाया। जी। उसके पीछे क्या राज था, क्या रीज़न था कि भाई उस कैरेक्टर को आप कहीं से चुरा के उसमें फिट किया था? ये क्या रीज़न है? या कोई समीना वाली लड़की आप बहुत ज़्यादा देखती थी अगल बगल बोलेंगे तो हमारे शौहर सुन लेंगे ये सब बातें। अरे बोलना क्या है, घर में यही है इसलिए वहाँ पर परफेक्ट कर रही है नहीं, क्या है ना, वो तेलुगु में बोलते हैं परकाय प्रवेशम। आप एक कैरेक्टर जब आप कर रहे हो तो आप वो कैरेक्टर में अपने आप को ढा देना चाहिए, आप उसमें आप डूब जाओ। तो आप वहाँ पर मैं बता रही हूँ कि शुरू में अगर मैं लोकेशन पे जा रही हूँ, एक बार मेकअप करने के बाद वो गेटअप में मैं आ गई हूँ तो मैं प्रीति नहीं हूँ, मैं समीना ही हूँ। अच्छा। तो आप जब स्क्रिप्ट सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद वहाँ उर्दू में तो हम डायलॉग अपने प्रैक्टिस करके ही बोलते रहे, क्योंकि वो भाषा जो है, उर्दू जो ज़बान है, वो मेरी बहुत पसंद की ज़बान है। बहुत मिठास है उर्दू में। आप बिल्कुल, उर्दू में बहुत मिठास है। आप कई बार लोग बहुत मज़ा लेते हैं उर्दू में। आप दक्कनी लैंग्वेज जब बोलते हैं ना, उसमें आप कॉमेडी आप जब क्रिएट करते हैं ना, तो वाकई मज़ा आता है। वो क्या बोलते हैं ना, आखिरी मज़ा जो होता है उर्दू की कॉमेडी में रहता है बस, तो वो मज़ा आता है। तो वहाँ पर समीना का जो कैरेक्टर है, तो मैं पहले भी मतलब स्टेज से जहाँ से मैं शुरू हुई हूँ, तो सत्यभामा का कैरेक्टर मैं वहाँ पर कर चुकी हूँ। तो वो एक्सप्रेशंस जो है यहाँ पर बहुत काम में आते हैं मेरे को। तो बस कैरेक्टर जब सुन लेते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समीना में प्रीति नहीं थी, इसलिए समीना थी। अच्छा, बस अच्छा ये बताइए कि
जो इंटरवल से पहले समीना का जो कैरेक्टर था, हाँ। फिर इंटरवल के बाद का जो हाँ, समीना का बाला कैरेक्टर, बादलों के जैसे नहीं मेरा फेवरेट सीन है वो। बिल्कुल। तो ये दोनों में आपको और बहुत ज़्यादा क्या लुभाता है? मतलब जो इंटरवल से पहले वाली समीना ठीक थी या इंटरवल के बाद वाली समीना? दोनों ही सही थी। हाँ? क्योंकि पहले जो समीना थी उसको ये चीज मालूम नहीं थी कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा। जब गड़बड़ हुई, मालूम हुआ, तब तो रंग बदलना जरूरी था समीना के लिए। पहले सीन में आपको इंट्रोडक्शन का सीन आपको अगर याद है समीना का, तो भाई जो है अपने अजीज नाजर घर में आके अपना मुंह धो रहे हैं। तो क्या हुआ भाई? अरे नहीं, वो वहाँ पे लड़ाई हो गई, ऐसा बुलाना था नहीं मेरे को, दो देती थी मैं भी। तो ये एड ऑन लिप्स थे। अच्छा। और बहुत खुशी की बात यह है कि अजीज नाजर जो उस फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं, वो आज भी मेरे को अपनी बाजी बुलाते हैं। पहला सीन करते ही, बाजी आप इतने सीनियर हैं, यहाँ कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा, क्योंकि अजीज़ बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे डायरेक्शन के लिए, या स्क्रिप्ट उनकी बहुत अच्छी क्रिस्प रही, वो बहुत लेंथी सीन्स नहीं है। तो क्योंकि लेंथी सीन्स जब रहते हैं तो बोर हो जाते हैं लोग, तो बहुत आप छोटे छोटे क्रिस्पी सीन्स जब हैं तो मज़ा आता है उसमें। तो काम करते वक्त बहुत एंजॉय करी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वो फिल्म है। उसके बाद अजीज़ के साथ में दुबई रिटर्न भी है। दुबई रिटर्न में भी बहुत मज़ा आया था काम करते हुए। सही है। हाँ, उसमें कई डायलॉग हम स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन होता था, क्योंकि जैसा मैं बोली हूँ कि मेरे को उर्दू ज़ुबान बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। तो उस पर थोड़ा सा मतलब कहीं थोड़ा सा मसाला डाल दो और मज़ा आता। तो वहाँ पर ये फ्रीडम मेरे को हमेशा मिला। अच्छा। कि अगर आप प्रीति जी ये बोलेंगे क्या, नहीं नहीं अच्छा बोलेंगे, नहीं इसको अपन और थोड़ा ऐसा मॉडिफाई करके बोलेंगे और अच्छा रहता। एक सीन में था दुबई रिटर्न में कि जब के भाई पेपर फाड़ते बैठ रही, क्या कर रहे, अरे दुबई से आ रहा हूँ, क्या है कि उसको ज़रूरत के वक्त ना पेपर का इस्तेमाल करते तो वो स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन था वो। अच्छा। वो एक तब का तब ऐड हुआ था। और एक था कि भाई कई को तो भी उनको उकड़ू बिठाना बोल के, क्या इंग्लिश टॉयलेट लिए थे हम, कई को तो भी उनको उकड़ू बिठाना बोल के, जो कि व्हाट्सएप में रील्स में भी बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ। अरे कहाँ यार दुबई रिटर्न, बाहर निकल। ओसीडी का असली पावर आज बताता हूँ मैं। आज 1-2 होना, आज आर्या पार। अरे क्या आवाज है? कौन तो भी है तुम लोग? आलिया, जरा पुलिस को तो फोन करो। कौन तो भी गुंडे घुस के आ गए देखो घर में। गुंडे? कभी कभी शरीफ बच्चों को भी गुंडे बनना पड़ता खाला। तुम काम वैसे कर रही? क्यों रे, रखूं क्या है? क्या तो भी समझ रहा है मेरे को? माठी मिले मुंह फोड़ के जबड़ा तोड़ दूं। वैसे आपने जितने भी डायलॉग समीना का कैरेक्टर हो या फिर दुबई रिटर्न्स का हम याद करते हैं, तो हर कैरेक्टर में आपने एक नई जान दी। हाँ। और इसकी वजह यह है कि आप दक्कनी बहुत अच्छा बोल लेती हैं। जी जी। हाँ, तो इसका रीज़न क्या है? आपका जो माहौल है। हाँ, यहीं पर हैदराबाद में ही पैदा हुए, यहीं पर बड़े, यहीं पर पले, यही स्कूलिंग हमारी हुई। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है घर पे, मैं जैसे मैं बताती हूँ, हमारे नाना जो हैं उर्दू पेपर ही पढ़ा करते थे, कोई और लैंग्वेज का पेपर ही नहीं आता था वो टाइम पे हमारे पास। अच्छा। सियासत, मुनसिफ, यही पेपर आते थे। तो उस टाइम पे घर में जो अल्फाज जो इस्तेमाल होते थे, तो उर्दू ही ज़्यादा, बोलचाल की भाषा जो थी उर्दू ही ज़्यादा रही। अच्छा। भले ही लिखना, नाना तो हमारे लिखते भी वही थे। सही है। उनके जो भी लिखना था उन्हें उर्दू में ही लिखते थे। जी, तब स्कूल्स भी पहले उर्दू रहे हैं। उर्दू जैसा आप बताए कि भाई मीठी ज़बान है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल एक मिठास है उर्दू में। और दक्कनी में जब आप जिस तरह लास्ट टाइम बताए थे कि भाई अगर कोई गाली भी दे रहा है, हाँ, बड़े तहजीब के दायरे में। हैदराबाद में जो तमीज़ पहले से रही है, आप मेरे को याद है रास्ते में अगर कोई नया आदमी आ गया, भाई ये फलाना जगह कहाँ है, तो बोले यहाँ से आप आगे जाओ, एक काम करो आप इधर आओ, मैं थोड़ी दूर तक आपका साथ देता हूँ। सही है। वाकई वो आदमी आपको वहाँ तक पहुँचा भी देता था। उसके बाद देखो यहीं कहीं है, आप ढूंढ लो, उसके बाद जाएंगे। लोग जो है घर तक पहुँचाते थे। वही मैं बता रही हूँ। नहीं, वो प्यार, वो खुलूस भी था पहले। सही है। वो नहीं है अभी। सही है। तो नाजरीन, बहुत सारी हम बातें करेंगे प्रीति जी से और बहुत सारे डायलॉग भी सुनने बाकी हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आदाब हैदराबाद। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की जानी मानी एक्ट्रेस प्रीति निगम जी से। वक्फे से पहले हमने जाना
करियर के मुतालिक और आपकी जो शुरुआत हुई। जी वैसे आपने दुनिया भर में ट्रैवल किया, हाँ बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे फिल्में किए, जी। लेकिन अब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा वो कौन सी जगह आपको पसंद है, वो हमें बताइए। आप कहीं से भी शुरू हो, जैसे मैं डांस के लिए हम बहुत ट्रैवल कर चुके हैं। जैसे मैं सबसे पहले मॉरिशस थर्ड वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस हम यहाँ से रिप्रेजेंटेड करने गए थे, तो वो हो गया। फिर पेरिस गए, लंदन गए, कनाडा गए, मॉरिशस, यूएसए, काफ़ी जगह ट्रैवल करे। लेकिन आप कहीं पर भी जाइए, आप सिटी में भी आप जब कभी घूमते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, उसके बाद आपको कहाँ जाने का दिल करता है? क्वेश्चन मेरा उल्टा आपके लिए, घर। राइट? तो वैसे ही आप इतनी जगह मैं घूम चुकी हूँ, घूमने के बाद में दिल करता है कि नहीं अब बस अपने इंडिया जाओ। इंडिया आने के बाद लगता है भाई अपना हैदराबाद अपना है, फिर अपना घर। बिल्कुल। तो घूम फिर कर कहीं पर भी आप जाओ, अपना घर घर ही होता है। बिल्कुल। वैसे ही कितने भी चैनल में कहीं पर भी मैं जाऊं, कहीं भी परफॉर्म करूं, घूम फिर कर हमारा मायका जो दूरदर्शन है, ये हमारा मायका है। यही जगह है जहां से हम शुरू हुए, हम चक्कर लगाए, फिर यहाँ पर आके यहाँ एक तसल्ली हमको मिलती है। और एक बहुत ख़ास बात है मेरी लाइफ में दूरदर्शन से जुड़ी हुई। जी जी। दूरदर्शन में जो सबसे पहला सीरियल मैं अभी बोली हूँ कि ऋतु रागालू जो पहला सीरियल था, ऋतु रागालू में ही मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आया है। अच्छा। वो टर्न ये था कि नागेश साहब से मेरी मुलाकात उसी सीरियल में हुई थी। यानी आपके जो हस्बैंड हैं। जी। अच्छा। हमारे शौहर साहब जो हैं नागेश कर्रा, उनसे मेरी पहली मुलाकात ऋतु रागालू के सेट पर हुई थी। अच्छा। हम लोकेशन पर ही मिले थे, तो उस हिसाब से मायके में ही हमारा क्या बोलना चाहिए, मुंह दिखाई जो आप बोलेंगे। अच्छा। वो लोकेशन पर हुई। उसके बाद नागेश साहब प्रपोज करे। फिर एक झिझक तो रहती ही है कि मतलब हमारी जो तरबियत थी, तो उस हिसाब से हम बोले कि नहीं हम ये डिसीजंस हमारे हाथ में नहीं रहते। और पहली बात, शादी का ख्याल भी मेरे दिमाग में अभी तक नहीं है, तो ये हमारे पेरेंट्स की बात है। ये अच्छा। वो जो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो नागेश साहब छोड़े नहीं, अच्छा पेरेंट्स तो ठीक है। वो अपने पेरेंट्स से बात करके फिर उनको कन्विंस करके उसके बाद हमारे पेरेंट्स से मिलकर, तो सबको वो राज़ी खुशी से हमारी शादी हुई। तो वो भी दूरदर्शन की ही वजह से हुई उस तरह से भी। अच्छा, अगर क्या आप अगर ऐसे देखेंगे तो दूरदर्शन का ही सीरियल था ऋतु रागालू, जहाँ पर मैं उनसे मिली थी, मुलाकात हुई, और मेरी शादी भी उसी वक्त पे हुई। अच्छा। उसी सीरियल की वजह से। ఎందుకు రవి అబద్ధం చెప్పావు? ఏదో జమీందారులమని, ఇండస్ట్రియలిస్టులని, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లు ఉన్నాయని ఎందుకు రవి నన్ను మోసం చేశావు? గొంతు చించుకోకు. దేనికి సంతోషించాలి? నువ్వు నన్ను మోసం చేసినందుకు సంతోషించాలా? మీ అక్క నాతో నిష్ఠూరంగా మాట్లాడినందుకు సంతోషించాలా? లేక మీ నాన్నగారు నన్ను ఆస్తి తేలేదని తెప్పినందుకు సంతోషించాలా? దేనికి సంతోషించాలి రవి? अच्छा, एक बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जब आपने नागेश साहब का जिक्र किया, जी। जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हाँ। जो आपके हस्बैंड हैं, तो वो भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ हाँ उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। हाँ, नहीं तेलुगु में तो काफ़ी काम वो कर चुके हैं, और उर्दू में करने की उनकी बहुत ही दिली मतलब ख्वाहिश है उनकी। नो डाउट वो कई बार मौका भी आया तो शायद टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, कहीं और शूटिंग में वो बिजी थे। तो नागेश जो है एक्चुअली है आईटी प्रोफेशन से, तो और आईटी प्रोफेशन में वो कंसेक्यूटिव 3 बार अवार्ड भी ले चुके हैं, और आईआईएम में भी वो अपना एक कोर्स पढ़कर आए हैं। तो एजुकेशन लाइन में तो वो काफ़ी आगे हैं, साथ ही साथ वो अच्छी पोजीशन में काम कर चुके हैं। इससे हटकर अगर आप एक्टिंग की बात करेंगे तो हमारी मुलाकात हुई थी एक्टिंग में, और आज भी वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो उनका पैशन है। अच्छा। वो अपना उनका प्रोफेशन नहीं है बट पैशन है, और हम दोनों का ही पैशन रहा है, और मेरे लिए ये प्रोफेशन हो गया है। सही बात है। तो नागेश साहब का साथ है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा जी। कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। ओके। जब आपकी कामयाबी में हाँ, नागेश साहब का कितना योगदान होता है, बहुत और बड़ा। कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कितने हेल्पफुल होते हैं, उस बारे में बताइए। बहुत 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 ही ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम तक कोई भी लड़की हो या लड़का हो,
किसी को भी साथ देने के लिए, जैसे अब पहला कदम बच्चा जब लड़खड़ाते हुए चल रहा है तो माँ बाप हाथ पकड़ते हैं, उंगली देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब उसको ज़रूरत पड़ती, हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन गाइड करने की ज़रूरत पड़ती, उस टाइम पे माँ बाप गाइड करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई ये एजुकेशन में हो या स्पोर्ट्स में हो, किसी भी टाइम पर। एक टाइम के बाद जब आपकी शादी हो गई है तो माँ बाप का रोल वहाँ पर एक लाइन, एक दायरा मतलब आपका बन जाता है कि आप, ये अपना घर है, ये तो माँ बाप का घर हो गया, ये अपना घर है। तो यहाँ पर अगर आपको एक लाइफ पार्टनर के साथ आपको स्मूथ जर्नी, लंबा सफ़र करना है तो वहाँ पर एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये मैं आज के जनरेशन के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि हर घर में, आपके घर में भी झगड़ा होता होगा, सबके घर में झगड़ा होता है, हर माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है, भाई बहन के बीच में झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, हर मियाँ बीवी के बीच में। लेकिन उसको जो है कई बार लोग कुछ और शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर मेरी लाइफ में तो ये था कि गुस्सा मेरे को भी कई बार आता, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, उस टाइम पे वो चुप रहते हैं, कभी उनको गुस्सा आता है तो मैं चुप हूँ। तो कहीं ना कहीं हमको लाइफ में दोनों को बैलेंस करते हुए लाइफ को आगे ले जाना है। तो एक टाइम पे एक मुकाम ऐसा था, हमारी बेटी अदिति जब पैदा हुए 3 महीने के थे, उसके बाद में एक आड़दी नाम का सीरियल जो मैं कर चुकी हूँ, बहुत पॉपुलर रहा। तो वो डायरेक्टर जो है आपकी स्क्रिप्ट लिखते वक्त, अब अक्सर आप लिख रहे हैं तो ऊपर हिंदू हैं तो ओम लिख रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, तो उसके बाद में पहला नाम वो लिखे थे प्रीति। अच्छा, कैरेक्टर का नाम सेलेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा, प्रीति, उसके बाद स्टोरी लिखी गई, स्क्रिप्ट लिखी गई। तो इतना इम्पोर्टेंस दे के जब वो सोचे कि भाई ये कैरेक्टर अगर कोई करने वाला है तो सिर्फ प्रीति निगम ही करना है, तो इतना आपको इम्पोर्टेंस दे के जब बुला रहे हैं, तो मैं बेटी, पहली बेटी है और 3 महीने की है, वो कभी रो रही है, मैं उसको छोड़ के शूटिंग कैसा जाऊँ? तो मेरे मतलब दिल नहीं मान रहा था। एक माँ का दिल बोल रहा था कि नहीं, बस अब यहाँ तक आप करें काम, बस अब आप बेटी के लिए आप तवज्जो दीजिए। एक माँ का दिल था। लेकिन हमारे माँ बाप जो है, जो इतना साथ मेरे को बचपन से देते आए, शादी तक दिए, लेकिन शादी के बाद भी उनके मरते दम तक भी मेरे साथ, वो मतलब मेरे को बहुत साथ देते रहे। लेकिन शादी के बाद जो है शौहर का जो एक पोर्शन, मतलब जो एक सपोर्ट जो होता है, अहम रोल होता है, तो वहाँ पर नागेश का मेरी लाइफ में बहुत अहम रोल रहा है कि भाई वो सीरियल के लिए मैं बोल दी थी कि नहीं, अब मैं शायद नहीं कर पाऊँगी बच्ची को देखते हुए, मैं वहाँ जाऊँगी, दिमाग पूरा मेरा यहाँ है, मैं काम नहीं कर सकूँगी। तो बोले नहीं, आप परेशान क्यों होते, आप काम छोड़ना नहीं, क्योंकि आप में एक अच्छा आर्टिस्ट हैं, आप इतनी अच्छी अदाकारा हैं, आप कलाकार हैं, आपको रोकने का हक मेरे को नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक शौहर ये बोल रहे हैं कि भाई आप आगे, जैसे अभिमान पिक्चर में वहाँ पर आप, अभिमान में बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभिमान में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी का जो किरदार रहा है कि भाई ये आगे बढ़ रही हैं तो ये जलस फील कर रहे हैं, नहीं, नागेश किसी दिन ऐसे एक्सप्रेशंस नागेश के नहीं रहे। और अगर मैं कोई अवार्ड ले रही हूँ, अगर मैं कोई नया काम कर रही हूँ, कोई सीरियल कर रही हूँ, कोई सीन कर रही हूँ, दिल से खुश होते, सही बात, दिल से खुश होते और हमेशा हिम्मत अफजाई करते और आगे बढ़ने के लिए, अगर मैं कहीं गलती भी करूं तो वहां पर साथ देते। जैसे माँ बाप मेरी उंगली पकड़े थे, शादी के बाद नागेश मेरी उंगली पकड़ के मेरे को आगे चला रहे हैं। प्रीति जी, आप एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ किन किन चीज़ों में आप दिलचस्पी रखती हैं? मैं क्या बताऊँ, मैं जब स्कूल में थी ना, तो मेरी क्लास में अक्सर 2 लड़कियों को भिजा देते थे। तो 2 लड़कियां आ रहे हैं, भाई रनिंग कंपटीशन है, कौन कौन आप नाम देना चाह रहे हैं। पहले ऐसे था कि भाई कॉम्पिटिशन्स है, एक स्कूल का इवेंट है, इसमें ये कंपटीशन है, रनिंग में कौन कौन नाम दे रहे हैं। तो भाई हर कोई रनिंग नहीं कर सकता, तो कोई 4 लोग हाथ उठाए, कोई 10 लोग हाथ उठाए। जैसे हमारी क्लास में आते थे, वो लोग पहले से लिख देते थे नाम, चाहे प्रीति को आता हो या नहीं आता हो, प्रीति कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी। अच्छा, मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। तो उस टाइम से मेरा शौक था। तो और हमारे फादर जो हैं वो भी एनकरेज करते थे, तो मेरे को ड्राइंग क्लासेस अटेंड करवाते थे थोड़ा बड़े होने के बाद। स्कूल से मैं एनसीसी में रही हूँ। एनसीसी तो मैं काफ़ी आगे तक कर चुकी थी, मतलब 10th क्लास तक भी उसमें सर्टिफिकेट्स जो होते थे, वो स्कूलिंग तक जो सर्टिफिकेट थे वो पूरे मैं पास कर चुकी थी। अच्छा, तो एनसीसी में तो थे ही थे, कैंप्स भी हम जाते थे, काफ़ी कैंप्स में अटेंड कर चुकी हूँ। आरडी कैंप्स होते थे हमारे दिल्ली में होते थे, वो कैंप्स में अटेंड करती थी। और एनसीसी के साथ साथ कुछ दिन मैं तबला भी सीखी थी। अच्छा, बात और है कि ये
तबला जब बजाते हैं तो यहाँ पर आपको ताकत बहुत चाहिए, हाथ में ताकत होनी चाहिए। तो वो कमज़ोर हाथ थे तो वो बराबर नहीं आता था, लेकिन लगे हैं दुम 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 कुछ बजाएंगे। तो अच्छा। कोई भी चीज़ में नहीं छोड़ते थे। उस टाइम पे मैं फोटोग्राफी कोर्स में हम करे थे, एनसीसी में थे हम, किसी भी चीज़ में, ड्राइंग डोंगरे सर बहुत हमारे गुरु रह चुके हैं जो अब नहीं हैं। डोंगरे सर विवेक वर्धनी में गुरु थे हमारे, उनके पास मैं पेंटिंग सीखती थी। और माशाल्लाह काफ़ी साल के बाद हमारे नागेश को भी पता नहीं था कि मैं ड्राइंग या पेंटिंग भी करती हूँ। तो इस बीच जो लॉकडाउन, जो पहली बार जो लॉकडाउन हुआ था, उस बीच मैं कुछ पेंटिंग्स करी हूँ। तो हमारे फादर भी जब जिंदा थे और वो बहुत खुश हुए थे कि भाई इतने सालों के बाद वापस उनकी बेटी जो है पेंटिंग कर रही है। तो टाइम नहीं रहने की वजह से मैं ये सब नहीं करती थी। अदरवाइज़ मैं अपना फोटोग्राफी में मैं शौक़ रखती थी, पेंटिंग में किया करती थी। मैं डांस सीख चुकी हूँ और डांस में भी मैं कई वेरिएशंस, मतलब हर तरह का, आजकल तो खैर फिल्मी डांस ज़्यादा चलता है, बट उस टाइम पे हम क्लासिकल, कुचिपुड़ी है, कथक है एंड फोक डांसेस है, ये सब सीखे थे हम, और उसी के जानिब हम काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसा हर चीज़ में, कबड्डी अगर कंपटीशन है हम कबड्डी भी खेल लेते थे। अच्छा। हाँ, तो आज भी मैं बच्चों के साथ घर में भी खेलते रहती हूँ, बच्चों के साथ मैं बच्ची बन जाती हूँ बस। और अच्छा। मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि बच्चे बनकर, और हर इंसान के अंदर एक बच्चा होना चाहिए। अच्छा प्रीति जी, अभी पर्सनल में हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि आपको मेरे जो इल्म में है, आपको एक बेटा एक बेटी है। हाँ। उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी ज़रूर। बेटी, हमारी बड़ी जो बेटी हैं वो अदिति श्री कर्रा नाम है, आर्यन कर्रा। और हमारी बेटी जो है अभी आप लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ 4th ईयर। और बेटे साहब जो हैं अभी BBA फर्स्ट ईयर उनका चल रहा है। और हमारे बेटे फरजन जो हैं वो इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं, इनलाइन हॉकी वो खेलते हैं। और बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत मतलब हर माँ बाप का सर ऊंचा हो जाता है बच्चे जब एक मुकाम पर पहुंच रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे बेटे आर्यन को जो है मेरी तरह हर किसी में शौक़ है। वो ड्राइंग अच्छा कर लेते हैं, फोटोग्राफी अच्छी करते हैं, और स्पोर्ट्स में भी जब वहाँ पर बोले कि भाई आप पहले आप मदर गेम जो बोलते हैं ना, तो हमारे नागेश को भी बहुत शौक़ रहा है। वो भी क्रिकेट में बहुत आगे बढ़े थे, नागेश भी काफ़ी क्रिकेट खेला करते थे। तो नागेश जो है आर्यन को स्टेडियम लेकर जाते थे, जबकि आर्यन स्कूल भी अभी शुरू नहीं हुआ था, बहुत छोटे। मैं डरती थी, अरे नागेश वो बहुत छोटा, इतनी ठंड में आप टोपी वोपी पिना के, और उसको चलने भी धीरे धीरे आ रहा है, ऐसे चलते चलते, वो कुछ नहीं बोलता था, वो चला जाता था। तो वो स्टेडियम लेके जाते थे। तो मदर गेम जो है जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक भी सिखाए, कुछ टाइम तक जिम्नास्टिक करे आर्यन, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा किसी भी गेम के लिए जाने के लिए वो हेल्पफुल रहती है। उसके बाद आर्यन स्विमिंग बहुत अच्छा करते हैं। फिर आर्यन जो है स्केटिंग में अभी माशाल्लाह वो एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं इंडिया के लिए, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी वो अटेंड कर चुके हैं बार्सिलोना में। ये कोरिया में खेले थे वो, बार्सिलोना में। और अब तो बैड लक है, ये पैंडेमिक सिचुएशन में मैचेस नहीं हो रहे हैं, और रिसेंटली फिर चंडीगढ़ में भी नेशनल्स अटेंड करके आए हैं। प्रीति जी, आप जिस तरह एक्ट्रेस है, हाँ जी, आर्यन को या फिर आपकी लड़की को जी एक्टिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है? नागेश इधर एक्टिंग कर रहे हैं, मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ। देखते हुए कई बार बच्चे, जैसे हमारे अब्बा हुजूर जो है जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम चोरी छुपे देखते थे, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन हमारे बच्चों को पता नहीं क्यों कभी इंटरेस्ट आया नहीं। अगर दिलचस्पी अगर रहती तो हम डेफिनेटली उनको मना नहीं करते थे, उनको रोकते नहीं थे। उनकी दिलचस्पी किस में है, अच्छा। उसकी तरफ उनको ले जाना ये हमारा फ़र्ज़ है, और उनको ले जाना, लेकिन खतरे की घंटी कहाँ तक है ये दिखाना भी एक माँ बाप का फ़र्ज़ है। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि अगर आपको एबिट्स जाना है और आप कोठी की बस में चढ़ेंगे तो आप कोठी पे ही उतरेंगे, आप एबिट्स नहीं जा सकते। तो आपको कहाँ पहुँचना है, आपका मुकाम आप पहले उसको पहले फिक्स करो, आपके आप मेरे को यहाँ जाना है, तो आप उस ओर ही आपको जर्नी करना चाहिए। तो हमारा फ़र्ज़ है कि आप उनको दिखाओ, रास्ता दिखाओ, भाई ये रास्ते पे आप जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, आप वो रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। ये रास्ता आपको गलत जगह ले जाता है, अगर आपको गलत रास्ते पे जाना है तो फिर यही है। लेकिन गलत रास्ते पे जाने के बाद में जूते ज़रूर पड़ते, ये भी आपको एहसास होना चाहिए। तो ये चीज़ माँ बाप का फ़र्ज़ है, तो वो फ़र्ज़ हम बाकायदा निभाते हैं। मैं और नागेश दोनों भी यही बताते हैं। उस मामले में कई बार बच्चे नाराज़ भी होते हैं, कई बार एक्सेप्ट भी करते हैं। नाराज़गी के साथ साथ उनको एक आध बार, कई बार बोलते हैं कि देखो बेटा आप यहाँ से कूदेंगे आपको मार लगती,
फिर भी बच्चा कूद गया कि भाई माँ बाप को छेड़ने के लिए भी कूद रहा हूँ, कूद गया तो मार लगी। उसके बाद फिर पाँव की ये जो दागदोशी करना है वो भी माँ बाप ही करते हैं। तो बस यही है कि अपना फर्ज बनता है कि उनको सही रास्ता दिखाओ। अगर उनका इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ है तो हम किसी दिन नहीं रोकेंगे कि वो एक्टिंग की तरफ बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये कोई गलत फील्ड नहीं है। बिल्कुल। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, किसी भी रास्ते पे आप जाएंगे, एक लक्ष्मण रेखा अगर आप रखेंगे कि बियॉन्ड दैट आप गलत रास्ता है तो उसको आप नहीं पार करो। वो चीज़ हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखाते रहेंगे। और टचवुड हम मतलब किस्मत अच्छी है जो हमारे दोनों भी बच्चे जो हैं सही रास्ते पे हैं और हमारी बात काफ़ी हद तक सुनते हैं। कई बार हो जाता है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो अपना दिमाग चलता है कि भाई ये नहीं, ये क्यों नहीं, तो ये क्यों नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट ये रहेगा, बताना अपना फ़र्ज़ है। तो हमारे बच्चे जो है एक्टिंग की तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे हमारी बेटी बैडमिंटन खेलते थे, आर्यन भी बैडमिंटन खेलते थे, तो बैडमिंटन जब बहुत अच्छा खेल रहे थे दोनों, तो वहाँ से उनके कोच कहीं शिफ्ट हुए, उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ। बेटी का जो है 10th क्लास आ गया, तो 10th में बहुत मतलब ज़्यादा प्रेशर, मैं ये और वो दो नहीं कर सकती हूँ, मेरे को पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देना है, मैं 10th क्लास में मेरे को ज़्यादा स्कोर करना है, तो मैं वो नहीं कर सकती। तो हम बोला आपकी मर्ज़ी। तो वो बैडमिंटन छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई में लग गए। तो उसके बाद अदिति स्पोर्ट्स की तरफ नहीं पलटे। तो वो अपने 9th क्लास में डिसाइड हो गए कि मैं क्लैट लिखूंगी और क्लैट में बहुत अच्छा स्कोर करें, मार्क्स भी अच्छे लाए वो, और उसके थ्रू उनको लॉ स्कूल में एडमिशन मिला, अपना लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटे साहब जो हैं कि नहीं आप बोलिए, तो हम उनको रास्ता दिखाते हैं कि भाई ये है, ये 4 चीज़ें हैं, इसमें ये खाएंगे तो आम खाए तो आम का मज़ा है, जाम खाए तो जाम का मज़ा है, तो आपको कौन सा मज़ा लेना है, ये प्लीज़ प्रोसीड। तो आर्यन को लगा कि मैं BBA करूँगा, तो वो अभी BBA कर रहे हैं। आप काफ़ी अरसे से जी एक्टिंग फील्ड से जुड़ी हुई हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में जी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरिट बेस पर फिल्में नहीं मिलती, इसकी वजह क्या है? कुछ हद तक वो ठीक है, मगर 100% मैं उससे मतलब तसल्ली नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस स्कूल से नहीं गई हूँ। जैसे एक्टिंग स्कूल आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक्टिंग स्कूल आप करते हैं तो ही एक मुकाम तक पहुँचते हैं। नो डाउट एक्टिंग स्कूल से जब आते हैं आप, तो आप टेक्निकली ज़्यादा साउंड रहते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर आप जब सीखते हैं कि भाई कैमरा किस तरह से फेस करना है, कैमरा के टेक्निकल पॉइंट्स आपको मालूम होते हैं। लेकिन आजकल तो मैं बताऊँ कि मशरूम की तरह आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो हर आर्टिस्ट स्कूल से नहीं आ रहा है, तो कुछ होता है। जैसे अब मेरी आप बात करेंगे तो मैं एक्टिंग अपने आप में रही होगी, लेकिन उसको एनहांस करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिश करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं डांस जब सीखी थी, तो डांस में हमको वो हाव भाव जो एक्सप्रेशंस हमको देना रहता है बिना डायलॉग बोले। आपको जैसे अब आपको कृष्ण को देख रहे हैं, आप कृष्ण को बुलाना है, तो कृष्ण आइए यहाँ पर विराजिए, ये हार पिना रहे हैं, हाथ में हार नहीं है मगर हम हार पिना रहे हैं, जो कुछ भी हम बता रहे हैं अपने एक्सप्रेशंस अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे हैं। तो ये जो वहाँ पर जो मेरी प्रैक्टिस रही है, वही प्रैक्टिस वही एक्सप्रेशंस मेरे को एक्टिंग में बहुत सपोर्ट करने लगे। तो ये मेरा स्कूल रहा है, मेरे लिए डांस एक स्कूल रहा जहाँ पर मैं एक्सप्रेशन सीखी थी और यहाँ पर हेल्प हुई। लेकिन कई लोग हैं जो बिना एक्टिंग सीखे ही आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इनिशियली शायद थोड़ा कम, लेकिन धीरे 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 वो आगे बहुत ही अच्छा पॉलिश होकर परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप बोलेंगे, डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आपका NSD जो है स्कूल है, ऐसे कई एक्टिंग स्कूल्स है, यहाँ पर अपने पास कम है, मगर बॉम्बे में शुरुआत वहाँ से ज़्यादा रही है। तो वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, कहीं तो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं। आप आजकल बच्चों को देखेंगे, आप डांस शोज़ देखेंगे, तो आप शॉक हो जाएंगे कि बच्चे ये भी कर सकते हैं, बच्चे ये भी कर सकते हैं, मतलब उनकी उम्र से ज़्यादा कर रहे हैं कई बार बच्चे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि सिर्फ स्कूल से ही, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि आपको अगर कोई ये ज़ोर से मारता है तो ये वाला जो एक्सप्रेशंस आ रहा है, तो आप फील करेंगे तो वहाँ पर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये हाँ, तो आप जब तक आप अंदर से उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, वो आपको प्रेजेंट करने में उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। नो डाउट जितने लोग स्कूल से आते हैं तो वो
टेक्निकली भी साउंड होते हैं एक्टिंग के साथ साथ। कई बार स्कूल से आने के बाद भी एक्टिंग नहीं आती, कई बार टेक्निकली उनको सीखने को मिल जाता होगा। एक्सप्रेशंस कई बार भूल जाते हैं। हाँ, मतलब भूल नहीं जाते हैं, बट आपको गुस्सा दिखाना है तो कुछ लोग इतना ही गुस्सा दिखाएंगे, उससे ज़्यादा दिखाओ, इतना ही दिखाएंगे, उससे ज़्यादा दिखाओ। जैसे अब आप मेरे को बोलेंगे दिखाओ गुस्सा तो मैं इतना गुस्सा दिखा सकूंगी, तो हो सकता है कि कुछ लोग उतने लिमिट तक नहीं कर पाएंगे। आपको प्यार जताना है तो आपको इतना ज़्यादा नरमी से आपको एक्सप्रेशंस में ही आपको दिखाना है। तो वो शायद जब तक आप अंदर से नहीं फील होते हैं, नेचुरली आपको वो परफॉर्म करने में सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं तो कोई स्कूल से नहीं हूँ, बट हमारे जो गुरु हैं अनिल कुमार, वो हमको जो एक्टिंग डांस में सिखाए हैं वो मेरे को यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहा है डेफिनेटली। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सीख के आते हैं वो कामयाब होना कोई ज़रूरी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीखने के बावजूद भी वहाँ पर आने के बाद कामयाबी उस मुकाम तक शायद नहीं पहुँच पाएंगे। कई बार लोग उसमें से कुछ % होते हैं जो उस मुकाम तक पहुँच पाएंगे। सही बात। आप नसीरुद्दीन शाह साहब को ही लीजिए, क्या कमाल के आर्टिस्ट है। खैर मैं नहीं, ये तो पूरी दुनिया बोलती है उनके बारे में। तो वो जिस स्कूल से आए हैं उस स्कूल से कई आर्टिस्ट हैं उस टाइम के, तो उस टाइम के कई आर्टिस्ट हैं जो कि उस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन कुछ उसी बैच में होंगे जो वहाँ से उनकी लाइन बदल चुकी होगी, भले ही इंटरेस्ट से आए होंगे, लेकिन कई बार वहाँ से आने के बाद में कैमरा फील्ड में भी चले जाते हैं आर्टिस्ट। सही बात। अब आजकल तो कई आर्टिस्ट है जो प्रोड्यूसर बन जाते हैं। सही बात। तो हर अपने अपने दिलचस्पी के हिसाब से आपका रास्ता बदल जाता है। सही बात है। चलिए प्रीति जी, आप आई, इतना वक्त दिया जी। चलते चलते आखिर सवाल मेरा ये है कि जो लोग इस फील्ड को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी दूरदर्शन के हवाले से इस प्रोग्राम के जरिए? हाँ, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, बहुत कम उम्र के होते हैं, उनको मतलब पैशन रहता है कि मैं ऐसे ड्रेसिंग करूँ, ऐसे ड्रेसिंग करूँ और एक्टिंग करूँ। लेकिन हमारा इंडिया में जो है, आप सिर्फ एक्टिंग के ज़रिए से एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपका अपना एक फैमिली है, आपका एक परिवार है। आप अपना एक टारगेट रखिए कि 1 साल में ट्राई करूंगा एक्टिंग, या करूंगी, लड़का हो या लड़की हो। तो उस टाइम तक अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होना चाहिए, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो, ड्राइंग हो, वोकल हो, सिंगिंग आप सीख रहे हो, गाना, या नहीं कुछ और आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, या कैमरा फील्ड, लाइटिंग, फोटोग्राफी, कुछ भी सीखो। लेकिन एजुकेशन अपने लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बोलूँगी बच्चों को कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई करते रहिए उसके साथ साथ, क्योंकि एक इंसान में इतनी ताकत होती है, आप उस चीज़ को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें इतनी ताकत होती है कि आप 4 चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को रोकते रहते हो, एक सहमे से रहते हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई का हाथ हमेशा पकड़े रहो। जैसे माइका अपना हमेशा, मतलब जड़ वहाँ से होती हैं, जड़ें जो होती हैं, तो वो आपको, पढ़ाई आपका साथ देगी हमेशा के लिए, क्योंकि उससे आपको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ आपको मतलब रूड नहीं रहना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना है, ये आपको शिक्षा जो होती है, जो पढ़ाई जो है, ये आपको ज़्यादा साथ देती है। तो उसके साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी साथ में रखना ज़रूरी है, उसके साथ भी आपको चाहिए। तो 4 काम आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप आगे भी बढ़िए। और जैसे हम दूरदर्शन से जमे हुए हैं, तो वैसे ही आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहिए। और मैं एक और एग्जांपल मैं बोलना चाह रही थी कि दूरदर्शन के से हम जैसे शुरू हुए हैं, तो दूरदर्शन की जो वैल्यू, आप शुरू में जैसे आप पूछे थे कि आप घूम फिर कर फिर दूरदर्शन में हम क्यों हैं, यहाँ पर आके हम खुश क्यों हैं, क्योंकि आप जैसे हमारे नागेश साहब क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में आप देखेंगे तो टेस्ट मैच होते हैं और आपके 2020 आजकल 2020 है, लेकिन आपको टेस्ट मैच में लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है, मज़ा आता है, उसकी वैल्यू अलग ही है, उसकी वैल्यू ही कुछ और है। तो वैसे ही कितने भी मैचेस खेलो, कुछ भी आप करो, आप घूम फिर के आपकी जो वैल्यू है, आपके जो टेस्ट मैच है, वो यहाँ से खेलने में मज़ा है। तो हमको दूरदर्शन से ये मज़ा है। तो आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, पढ़ाई को मत छोड़िए, और साथ साथ कुछ ना कुछ टैलेंट आप में एडिशनल होना ही चाहिए। हाँ, तो जैसे आप कहीं से भी हो,
कुछ भी सीखो, आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहो, जैसे हम दूरदर्शन से हमेशा जुड़े हुए हैं। और इसके ताल्लुक़ में मैं एक और बात, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी मैं, कि आप चाहे कोई भी ज़माना बदल जाए, हीरा जो होता है, हीरा हीरा ही है। चाहे आप आज हीरा लो, उसके काफ़ी साल के बाद में भी अगर आप बोलेंगे तो वो हीरा ही है। तो हीरे की वैल्यू जो है हमेशा ही हीरा है। तो वैसे ही हमारा जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन हमेशा ही दूरदर्शन है। आपके हर एरिया तक जब पहुंचता है, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे ज़िला तक, हर जगह पर दूरदर्शन पहुंचता है। हमारी पहुंच उस तरह की है। और जैसे हीरे के साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ कि किसी भी, चाहे ज़माना कोई भी बदल जाए, हीरे की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, नहीं बदलती। वैसे ही दूरदर्शन की वैल्यू हमेशा हीरे की तरह है, वो कभी नहीं बदलेगी। और हमारे दिल में दूरदर्शन हमेशा उसी तरह से है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए मायका है, तो मैं यहाँ पर आके बेहद खुश हूँ। और मैं अभी बोल चुकी हूँ कि किस तरह से आपको रहना है। बच्चों को चाहिए कि आप सीखो, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इतना वक्त दिया, इतने कीमती मालूमात हमारे नाजरीन के साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा तो दिल नहीं भरा, क्योंकि बातें तो बहुत हैं मगर वक्त यहाँ पर कम है। और इतनी देर में हमको जितना बात करना ही है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं अगली बार फिर आऊँ और आपसे फिर से मैं गुफ्तगू करूँ, बातचीत करूँ। आपके लिए भी कुछ अगर क्वेश्चन हो तो अगली बार हम सुनकर उसका भी हम जवाब दे पाएँ, ये भी अच्छा लगेगा मुझे। और दूरदर्शन तो मैं हमेशा आते रहना चाहूँगी यहाँ पर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पर बुलाए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जो हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं, जो हम एक्टिंग, चाहे वो तेलुगु हो या हिंदी हो, आप सब देखकर जो हमको आगे बढ़ाते हैं, हमारे लिए जो प्रेज़ करते हैं हमको, तो उससे हमको बहुत खुशी मिलती है और हमको हिम्मत मिलती है कि हम और आगे कुछ अच्छा काम करते रह सकें। थैंक यू सो मच। जी जी, अभी मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब हैदराबाद।